गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास एक्टिव पैसिव को लेकर के बेस्ड है। किस तरह से एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है। एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ होता है पेपर में, कक्षा 10 में आता है ये, उसे हम किस तरह से पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा शुरुआत में ही। एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उससे हमारा वाक्य शुरू होता है। जितने भी हमने टेंस किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, प्रत्येक टेंस में जो हमने अभी तक वाक्य बनाया है वो एक्टिव टेंस पे आधारित था। चूंकि वाक्य की शुरुआत किससे हो रही थी, सब्जेक्ट से। नाउ वी विल स्टार्ट or we will begin the sentence with an object. In that case, that sentence will be written in passive. अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत पैसिव से करने वाले हैं, सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से करने वाले हैं। और ऑब्जेक्ट से जैसे ही वाक्य की शुरुआत होगी वो पैसिव सेंटेंस कहलाता है। अब हमें देखना है कि वाक्य में, एक्टिव वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट कहां पे लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट आसानी से हम सर्च कर सकते हैं, आसानी से ढूंढ सकते हैं वाक्य में। कैसे ढूंढ सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बता रखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट कौन से नंबर पे मिलेगा, तीसरे नंबर पे मिलेगा सेंटेंस में। यदि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया तो कौन से नंबर पे मिलेगा ऑब्जेक्ट, चौथे नंबर पे मिलेगा वाक्य में। और पैसिव हमेशा सकर्मक क्रिया वाक्य में दी हुई होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, उसी का पैसिव बनेगा। अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, दो तरह की वर्ब होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। यदि वर्ब इनट्रांजिटिव है तो पैसिव में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते उसको। केवल ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव का मतलब है सकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म आएगा, जिस क्रिया के साथ कर्म आएगा वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और पैसिव बनाने के लिए पहली चीज क्या है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है हमको पैसिव बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट कहां पे मिलेगा, मैंने बताया नंबर 3 पे मिलेगा, नंबर 4 पे मिलेगा। थोड़ा सा जो मैंने लिखा हुआ है उसकी स्टडी कर दूं यहां तक। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस, देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। इन एक्टिव वॉइस अ सेंटेंस बिगिंस विद सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में एक वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है। इन पैसिव वॉइस अ सेंटेंस बिगिंस विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से शुरू होता है पैसिव में। ये लिखा हुआ है यहां पे, ओनली अ ट्रांजिटिव वर्ब, केवल एक सकर्मक क्रिया, इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। केवल एक सकर्मक क्रिया के साथ ही कर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है किसके साथ, सकर्मक क्रिया के साथ। और पैसिव बनाने के लिए शुरुआत क्या चीज, किससे शुरू करना होता है हमको पैसिव, किससे शुरू करना होगा पैसिव, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, बिगन्स विद एन ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। और ऑब्जेक्ट किस क्रिया के साथ में आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में आता है। जैसे कि मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आई ईट अ मैंगो, दे गो टू स्कूल। यहां पे मैंने 3 वाक्य लिखे हैं आपके सामने। अभी देखिए हम पहचाने कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इनट्रांजिटिव है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, इसके साथ में ये इन द स्काई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कहने का मतलब है ये इनट्रांजिटिव है। आई ईट अ मैंगो, ये ट्रांजिटिव है, ये सकर्मक क्रिया है। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, फिर से ये इंट्रांजिटिव वर्ब है।
अभी आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी क्रिया ट्रांजिटिव है, कौन सी क्रिया इंट्रांजिटिव है? आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए मैंने यहां पे क्या लिख रखा है, ये वाला रूल देखिए आप। कैसे पहचानेंगे? इससे पहचानेंगे। क्या लिखा हुआ है? मुख्यतः सेंटेंस में व्हाट और हुम का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। जब भी आप किसी भी अंग्रेजी के वाक्य को देखकर उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे तो क्या कहकर के जवाब पूछिए उससे, या किसे कहकर के जवाब पूछिए। क्या और किसे का जो जवाब मिलता है, क्या और किसे का जवाब क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, आई ईट अ मैंगो, मैं क्या खाता हूं? क्या, क्या का जवाब आ गया आम। मैं क्या खाता हूं? आम खाता हूं। अब इसमें देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी क्या उड़ते हैं? नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। दे गो टू स्कूल, वे क्या स्कूल जाते हैं? क्या का कोई जवाब नहीं मिल रहा। जैसे मैं यहां पे लिखूं आई रीड ए स्टोरी, मैं क्या पढ़ता हूं? क्या का जवाब आ गया, क्या पढ़ता हूं? एक कहानी। तो ये क्या चीज है? ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्या खेलता हूं? क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या और किसे का जब जवाब मिलने लग जाएगा हमको, जब हमको क्या और किसे का जवाब मिलने लग जाएगा तो वो क्या चीज होगी? हमारी ऑब्जेक्ट होगी। किसे, किसे को देखिए, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, तो हिम यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसे पढ़ाता हूं? मैं किसे पढ़ाता हूं? हिम, उसे पढ़ाता हूं, तो हिम ऑब्जेक्ट है। ही ड्राइव्स ए कार, वह एक गाड़ी चलाती है। वह क्या चलाती है? गाड़ी, तो गाड़ी यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब भी सेंटेंस में क्या और किसे का जवाब मिलने लगेगा, क्या और किसे का जवाब मिलेगा, वो आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आप तीन तरीके से पहचान सकते हैं। कैसे कैसे? अगर आप क्या और किसे का जवाब नहीं देखना चाहते तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आया हुआ है क्या। देखो यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो 3 नंबर ऑब्जेक्ट होगा। आप यहां पे देखिए 1, 2 और 3, तीसरा नंबर ये है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को मैं साइक्रिया लेकर के लिख दूं, मैं आई एम टीचिंग हिम, मैं उसको पढ़ा रहा हूं। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पे ऑब्जेक्ट का कौन सा नंबर आया? 1, 2, 3, चौथा नंबर। ये एक साधारण सा रास्ता निकाला है इस तरह से ऑब्जेक्ट ढूंढने का वाक्य में, कि किस तरह से आप ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। बैठ जाएगा इससे भी ऑब्जेक्ट ढूंढना, लेकिन मेन क्या रहेगा हमारा? क्या और कैसे का जवाब करना है हमें। क्या और कैसे से हमको पता लगेगा कि वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन सा है। और मैं यहां पे कुछ सेंटेंस के उदाहरण लिख देता हूं आपके सामने। इसमें भी देख लीजिए 3 नंबर पे मिलेगा। यहां पे ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट, तो 3 नंबर पे आ रहा है। तो 3 नंबर पे कौन सी स्थिति में आएगा? जब केवल सब्जेक्ट और वर्ब दिए हुए होंगे। लेकिन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यदि आ जाएगी, जैसे यहां पे लिखूं मैं आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, कौन सा नंबर आया? चौथा नंबर। अब क्या का जवाब भी ले लीजिए, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या का जवाब आ रहा है, ये क्या का जवाब है। मैं क्या पूछ रहा हूं? प्रश्न पूछ रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत आसान है। आपने ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया तो पैसिव बन गया। सबसे पहली शुरुआत क्या है वाक्य पैसिव बनाने के लिए? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। दिए हुए वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसे सब्जेक्ट में बदलना होगा हमको। जैसे यहां पे मैंने आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, ये फिलहाल ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना के मैं इधर ले आऊंगा। ए क्वेश्चन,
इससे हमारे वाक्य की शुरुआत होगी। अब एक क्वेश्चन से हमारे वाक्य की शुरुआत होगी तो हमारा पैसिव बनता हुआ जाएगा। ऊपर से मैं इसे साफ कर देता हूं, यहां तक क्लियर हो गया। केवल ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है। और यह चीज भी आपकी क्लियर हो गई है कि यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कौन सी जगह पे मिलेगा? तीसरी जगह पे। एक बार और लिख देता हूं मैं इसका सेंटेंस। ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी थी। आप देखिए यहां पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन से नंबर पे मिला? ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पे। अभी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ही हैड परचेज्ड, चलो बॉट ही कर देता हूं मैं, ही हैड बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी थी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, सी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब यहां पे देखिए कौन से नंबर पे जा रहा है ऑब्जेक्ट? सी सब्जेक्ट, हैज बीन वर्ब, वॉशिंग, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, वॉशिंग वर्ब, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट, और वो टाइम दे रखा है, छोड़ दो उसको टाइम को। तो यहां पे आपको क्लियर पता लग रहा है कि जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो चौथा नंबर ऑब्जेक्ट का रहता है। वैसे मेन हमारा क्या है? मुख्यतः ये वाला नियम काम करता है। क्या और किसे? देखिए, सी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या धो रही है? क्या धो रही है? कपड़े। ही बॉट अ कार, उसने क्या खरीदा था? क्या खरीदा? कार। ही हैड बॉट अ कार, वह क्या खरीद चुका था? क्या खरीद चुका था? कार। जैसे यहां पे आ गया, टीचर स्कॉल्डेड महेश। अब यहां पे चलो सब्जेक्ट वर्ब वाला नियम लगा लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पे मिला। लेकिन प्रश्न पूछे हम, टीचर स्कॉल्डेड महेश, टीचर ने किसे डांटा था? टीचर ने किसे डांटा था? महेश। तो महेश हमारा क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट। तो अब मैं समझता हूं ऑब्जेक्ट आप आसानी से ढूंढ लेंगे जिससे हमारे पैसिव की शुरुआत होती है। तो पैसिव के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे आप 3 और 4 का फॉर्मूला खत्म करके क्या करना है आपको? 3 और 4 तो सामान्य सा फॉर्मूला है, अगर इससे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन फॉर्मूला हमारा व्हाट और हुम रहेगा, क्या और किसे। जैसे मैं कहूं वह गाड़ी चलाता है, वह क्या चलाता है? गाड़ी। वह मोबाइल खरीदता है, वह क्या खरीदता है? मोबाइल। मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं किसे पढ़ाता हूं? उसे। उसे ऑब्जेक्ट है वहां पे। तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या और किसे, क्या और किसे का जब जवाब मिलेगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए नंबर 1 आसान है, सबसे आसान है एक्टिव से पैसिव बनाना ग्रामर में। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। दिए हुए वाक्य में जो ऑब्जेक्ट आएगा ना उसको सब्जेक्ट में बदलते हैं। जैसे आई टॉट हिम, मैंने उसको पढ़ाया था। मैंने किसे पढ़ाया था? किसे पढ़ाया था? उसे। तो ये उसे क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, बदलते हैं। ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है, वैसे भी ऑब्जेक्ट है। ये देखिए कैसे, यहां पे मैंने लिखा आई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वी यू
ही, सी, इट और दे, ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ये सब्जेक्ट। और इनका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? O फॉर ऑब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट। I का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। V का क्या बनता है? अस। U का क्या बनता है? योर। ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं वाक्य में। कौन सी चीज है? यदि ये आपको वाक्य में मिलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं और इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं साइड में, इनको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यदि ये वाक्य में आ रहा है, इनमें से कुछ भी आ रहा है, तो आपको ऑब्जेक्ट का पता ही लग जाएगा। अब इसमें तो क्या किसी की पूछने की जरूरत भी नहीं है, इसमें तो क्या किसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये आपको सेंटेंस में दिख गए तो कहने का सीधा सा मतलब ये है, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ये दिखा हमको हिम, ये हिम यहां पे दिख गया हमको, तो क्या किसे और नंबर 3 नंबर 4 लगाने की जरूरत ही नहीं रही, क्या बन जाएगा हमारा? सीधा ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहला ही रूल कह रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, बदल दो। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। हिम का सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहां पे क्या आएगा? ही आ जाएगा यहां पे, ठीक है। हिम का क्या आ जाएगा? ही। अच्छा, नंबर 2 के लिए मैंने अभी यहां पे गुंजाइश छोड़ रखी है, नंबर 2 में क्लियर करूंगा। नंबर 1 क्लियर हो गया आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, एक चीज क्लियर हो गई। नंबर 3 जो आसान सा है, नंबर 2 में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नंबर 3, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है पैसिव में। जब भी पैसिव बनाएंगे, जब भी पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो हमेशा पैसिव में क्या चीज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंत में क्या करेंगे? बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाई लगाएंगे सबसे अंत में। जब भी पैसिव बना रहे होंगे सबसे अंत में बाई रखेंगे, बी बाई। और बाई के बाद क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे आई का क्या बन जाएगा इधर? आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक ये बहुत अच्छा रूल है और इसमें अक्सर गलतियां करते हैं स्टूडेंट। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। जैसे सेंटेंस में एक्टिव, वैसे ही सेंटेंस में पैसिव होगा। यदि एक्टिव नेगेटिव है, यदि एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी कैसा बनेगा? नेगेटिव। एक्टिव यदि इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी कैसा बनेगा? इंटेरोगेटिव। इसमें गलती करते हैं अक्सर बच्चे, और ये बहुत अनजाने में होती है ये गलती, कि जो वहां पे वो तो दिया होता है नेगेटिव में एक्टिव, और पैसिव बना देते हैं बच्चे पॉजिटिव में, सकारात्मक में बना देते हैं उसका पैसिव, जो गलत है। विशेष ध्यान देना है हमें इस रूल पर कि जैसे सेंटेंस में एक्टिव होगा, सेंटेंस यदि एक्टिव का जो वाक्य है वो पॉजिटिव है तो पैसिव का वाक्य भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बिल्कुल कान खोल के सुन ले इस चीज को। यदि एक्टिव वॉइस पॉजिटिव सेंटेंस में है तो पैसिव भी पॉजिटिव में बनेगा। यदि एक्टिव नेगेटिव में है तो पैसिव भी नेगेटिव में बनेगा। यदि एक्टिव वाला वाक्य इंटेरोगेटिव में है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव में बनेगा। और यदि एक्टिव वाला वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है, प्रश्नवाचक नकारात्मक में है, तो पैसिव भी किस में बनेगा? प्रश्नवाचक नकारात्मक में। बिल्कुल इसको आपको ध्यान रखना होगा, जैसे वाक्य में एक्टिव वैसे ही वाक्य में पैसिव। ये नंबर 5 हो गए। नंबर 2 वाले रूल को मैं डिस्कस कर लूं। नंबर 2 वाला रूल में यहां पे इसलिए उसको जगह चाहिए थी, इसलिए मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर सका था। अब मैं डिस्कस कर देता हूं, पूरी जगह अपने पास बन गई है यहां, फिर सारे नियम लगा देंगे हम।
नंबर 2 मेन, मुख्य लिखा है मैंने इसको, और वो नीचे नीचे वाला भी मुख्य ही था। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब बदलने का नियम। हेल्पिंग वर्ब बदलने का नियम कैसे, देखिए यहां पे, यदि एक्टिव वाक्य निम्न टेंस में है, टेंस ले लीजिए आप क्योंकि आपने टेंस याद कर लिया है, या हेल्पिंग वर्ब लिखा हूं, निम्न टेंस ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब, चलो दोनों कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब में है तो पैसिव में ये हेल्पिंग वर्ब और टेंस होगा। इसको भी बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन यहां पे अभी थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया है, जब दूसरा वीडियो आएगा तो शॉर्ट में समझा दूंगा इसको भी। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में आया, यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू और डज यदि आए वाक्य में, तो यहां पे किसमें ले जाना पड़ेगा हमको, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगानी होंगी हमको हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसको भी यहीं पे एक बार क्लियर कर देता हूं मैं। यहां पे जैसे मैंने लिखा आई टीच हिम, मैं उसको पढ़ाता हूं, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, पता ही है हमको, यहां से अभी हमने लिया, इसका सब्जेक्ट बना देता हूं सबसे पहले तो ही। अब हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, अब हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब आपने ये देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है ये वाक्य, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई है, फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, और एस या ईएस नहीं लग रहा क्योंकि कर्ता बहुवचन है। तो ही के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ गया तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ही इज, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाय आई का क्या बन जाएगा, मी। अभी इसको मैंने बिल्कुल सामान्य वे में सिर्फ यूं ही समझाया है, और इसको क्लियर अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसे आएगी वर्ब, जैसे दे डू नॉट लाइक टी, वे चाय पसंद नहीं करते हैं, निकालिए कहां पे है, वे क्या पसंद नहीं करते हैं, चाय, तो चाय हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। टी पता लग गया हमको प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, हेल्पिंग वर्ब किसकी लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो टी एक वचन है, इज ये नकारात्मक है, हमारा भी नकारात्मक रहेगा। टी इज नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लाइक्ड बाय देम, टी इज नॉट लाइक्ड बाय देम। अभी मैं सारे रूल्स क्लियर नहीं कर रहा हूं, बाई के बाद देम नहीं लिखते, बाई के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट को नहीं लिखते, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में यदि एक्टिव आ गया तो पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी। पहला। नंबर 2, कंटिन्यूअस को मैं छोड़ दिया है अभी एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, या हैज और हैव आ गई, तो किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा पैसिव। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, हैज बीन। ठीक है, देखिए इसको भी, आई हैव बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी। क्या खरीदी मैंने, किताब, ए बुक ले लिया, ए बुक, हैव आया हुआ है, हमको पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है, तो पैसिव में किसको लेना पड़ेगा,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ए बुक एक वचन है इसलिए हाँ इसके दोनों हैं, हैज बीन और हैव बीन। कहीं आप ये सोचें कि भाई एक ही लगानी है। ए बुक एक वचन है तो यहां पे क्या लग जाएगा फिलहाल, हैज बीन। ए बुक हैज बीन बॉट बाय मी। अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। ये हेल्पिंग वर्ब आती जा रही है, ये हमारा एक्टिव है और ये पैसिव है। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट में आया एक्टिव तो पैसिव किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। नीचे वाले टेंस की पैसिव नहीं बनती है। कौन कौन से टेंस की नहीं बनती, देखो जो चौथे टेंस है हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनेगी और साथ ही फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव भी नहीं बनती है। तो 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती। तो कितने टेंस रह जाते हैं हमारे पास, 8 टेंस रह जाते हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव बनेगी। तो 2 तो ये लिख लिए हमने। अब नंबर 3 में डालता हूं यहां पे, नंबर 3 पास्ट इंडेफिनेट यदि आ जाए, एक्टिव पास्ट इंडेफिनेट में या डिड लगा हुआ आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब डिड है उसकी, तो पैसिव के लिए किस में जाना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या है उसकी, वाज और वर। आसान है, देखिए आई बहुत बार ले लिया। मुकेश टोल्ड ए स्टोरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। इसमें लिख देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है। इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, आपको पता है, जब डिड नहीं लगता पास्ट इंडेफिनेट में तो क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं हम। तो मुकेश टोल्ड ए स्टोरी, तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, ए स्टोरी। पास्ट इंडेफिनेट में आया है तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेंगी। ए स्टोरी वॉज टोल्ड बाय मुकेश, ये हो गया हमारा। इसके बाद आप देखिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर पास्ट परफेक्ट में यदि आएगा, पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो पैसिव किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन लगेगी तब सहायक क्रिया। यदि सहायक क्रिया हैड आई पैसिव में तो सॉरी एक्टिव में यदि हैड आई तो पैसिव में क्या लगेगी, हैड बीन। तो एक सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी यहां पे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्रेजेंट परफेक्ट में यदि आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, पास्ट इंडेफिनेट में आया तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगानी है, पास्ट परफेक्ट में आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगानी है। नंबर 5 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल हैव और शैल हैव। यदि ये सहायक क्रियाएं आई, यदि ये सहायक क्रिया आई तो आपको जाना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना पड़ेगा। और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसीलिए आपको मैंने पहले टेंस कराए थे जिससे कि आपको सहायक क्रियाएं याद हो जाएं। विल हैव बीन और शैल हैव बीन सहायक क्रिया लगेगी कब, जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में यदि आया एक्टिव तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने कहा था आपसे 8 टेंस की एक्टिव से पैसिव बनती है, तो 5 तो ये हो गए, 5 टेंस तो ये हो गए। 3 टेंस कौन से रह गए हैं, अब कंटिन्यूअस वाले रह गए हैं। उसकी भी मैं बात कर लेता हूं, तीनों की एक ही मैं बात कर लूंगा, एक ही नियम से। यदि एक्टिव किसी भी टेंस के
कंटिन्यूअस में आता है, तो पैसिव में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हुआ क्लियर? कैसे? यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया, एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पैसिव में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही यूज होगा। कहने का अभिप्राय यह है, यदि इज एम आर आए तो पैसिव में भी क्या करना है? इज एम और आर। यदि पास्ट कंटिन्यूअस में आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा पैसिव। यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनती नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनती नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनेट रह गया था, फ्यूचर इंडेफिनेट, उसको भी क्लियर कर लो। फ्यूचर इंडेफिनेट में यदि आएगा हमारा वाक्य, फ्यूचर इंडेफिनेट में आएगा तो पैसिव के लिए किस पे जाना पड़ेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया देखनी पड़ेगी। कहने का अभिप्राय है बिल और शैल आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिल बी और शैल बी। अब ये सारे जो रूल्स मैंने लिखे हैं ना, इनके सिर्फ मैं 2 रूल आपको लिखाने वाला हूं कि हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करें, किस टेंस पे जाएं। सिर्फ 2 रूल लिखाऊंगा, लेकिन वो अगली क्लास में होंगे, अभी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ 2 रूल से आप सारे टेंस की एक्टिव से पैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक सजेशन है, आप मेरी वीडियोस जो मैंने टेंस की डाली हैं वो टेंस की वीडियोस देख लें, क्योंकि उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब केवल टेंस में आपको मिलेंगे। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया हमारा एक्टिव पैसिव के साथ में। जनरल इंट्रोडक्शन में हमने सीखा कि किस तरह से कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते हुए। तो ये आज की क्लास है। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम प्रत्येक टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट में यदि वाक्य आया तो पैसिव कैसे बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि वाक्य आया तो पैसिव कैसे बनेगा, ये सारी चीज हम सीखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।